गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने गांधी जी की विचारधारा के संदर्भ में देखा कि गांधी जी की विचारधारा कैसी थी, क्या थी, किन मार्गों पर चलकर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई, स्वतंत्रता दिलाई और जन आंदोलन का रूप दिया। आज हम लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 1893 से 1914 ईस्वी के बीच वो दक्षिण अफ्रीका में रहे और पहला आंदोलन सत्याग्रह वहीं किया उन्होंने। महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से वकालत की शिक्षा ग्रहण की। 1893 में जब वे सिर्फ 24 वर्ष के थे, दक्षिण अफ्रीका गए। डरबन के एक व्यापारी जो भारत के ही थे, जिनका नाम अब्दुल्ला था, उनके बुलावे पर वे डरबन गए। दक्षिण अफ्रीका में बहुत से भारतीय पहले से रहते थे जो कृषि श्रमिकों का काम करते थे, यानी खेतीहर मजदूर जिसको बोल सकते हैं। कृषि श्रमिक खेतीहर मजदूर का काम करते थे और इसी क्रम में कुछ व्यापारी भी भारत से वहाँ गए जो वहाँ बस गए। इन भारतीय व्यापारियों एवं कृषि श्रमिकों के साथ वहाँ गोरे लोग अत्याचार व अन्याय करते थे। नस्लवाद के इन अत्याचारों को गांधी जी ने अनुभव किया एवं स्वयं भी इसके शिकार हो गए। प्रिटोरिया जाते समय, ये बहुत फेमस किस्सा है गांधी जी का, कि जब वो प्रिटोरिया जा रहे थे तो ट्रेन से जा रहे थे और वो प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे थे, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे थे और वहाँ से उन्हें जबरन उतार के थर्ड क्लास में भेज दिया गया, अपमानित करते हुए। दक्षिण अफ्रीका में इस तरह से दक्षिण अफ्रीका में कई इस तरह से कटु अनुभव हुए, कड़वे अनुभव हुए। इन सभी घटनाओं ने गांधी जी को भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों का अनुभव कराया, ज्ञान कराया कि जब उनके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं तो वहाँ के आम भारतीयों के साथ क्या हो रहा होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में उन्हें समझ में आया और गांधी जी ने भारतीय जनता से अपील की कि वे अन्याय व अत्याचार का डटकर सामना करें। उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से नस्लवाद के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की, भारतीयों को संगठित किया, उन्हें नैतिक बल से लड़ने के लिए प्रेरित किया। 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और एक इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र भी निकाला। 1906 में एक नवीन कानून सामने आया जिसके अंतर्गत भारतीयों को पंजीकरण कराना एवं परिचय पत्र को अपने पास रखना जरूरी था। इस कानून की सर्वत्र निंदा की गई, यानी कैसे अंग्रेज लोगों या वहाँ के गोरे लोगों ने भारतीयों पर अत्याचार करना जारी रखा। इसका उदाहरण था कि एक नया कानून आता है 1906 में दक्षिण अफ्रीका में, जिसके अंतर्गत भारतीयों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपना परिचय पत्र रखना आवश्यक होगा। तो इसकी ये जो कानून बना, इसकी सर्वत्र निंदा की गई। गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह किया, उन पर बहुत अत्याचार किया गया, उन्हें जेल भेजा गया, परंतु उन्होंने जो नैतिकता को अपनाया था, नैतिक शक्ति से जो विरोध कर रहे थे, उसको नहीं छोड़ा उन्होंने। इस तरह उन्होंने नैतिक शक्ति के माध्यम से वहाँ की जनता में, भारतीय जनता में जो सरकार का भय पैदा हो गया था वो दूर कर दिया और नैतिक शस्त्रों से, यानी नैतिक शस्त्र जो नैतिकता से उन्होंने लड़ाई लड़ी, उससे लड़ने का जज्बा पैदा कर दिया। 1908 में सरकार ने भारतीयों के प्रवेश रोकने व जो भारतीय पहले से हैं उन्हें निकालने के लिए नीति बनाई। पुनः गांधी जी ने संघर्ष किया और इसके लिए गांधी जी को फिर से जेल में डाला गया। इससे भारतीयों के काम और उनके व्यवसाय बंद हो गए। तब गांधी जी ने उनके भरण पोषण हेतु टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। वे लियो टॉल्स्टॉय के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, प्रभावित रहे हैं, इसलिए उन्होंने आश्रम का नाम टॉल्स्टॉय आश्रम दिया। इस तरह दक्षिण अफ्रीका की सरकार को गांधी जी के सामने झुकना पड़ा और नैतिक बल की विजय हुई। सरकार को कई अपमानजनक कानूनों को समाप्त करना पड़ा। इस तरह से
पहला सत्याग्रह गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में हुआ और वो सफल हुआ, जिससे दक्षिण अफ्रीकी सरकार को झुकना पड़ा और भारतीयों को एक सम्मानजनक जीवन जीने की आशा मिली। अब इसके बाद इसी विचारधारा के साथ गांधी जी भारत आते हैं। नई विचारधाराओं से प्रेरित गांधी जी का भारत आना, क्योंकि अभी तक जो भी हो रहा था स्वतंत्रता के लिए भारत में, वह आंदोलन के रूप में हो रहा था, उसमें खूनी संघर्ष हो रहे थे। लेकिन गांधी जी का जो तरीका था सत्याग्रह, ये नई विचारधारा थी और इस तरह से अभी तक किसी ने संघर्ष नहीं किया था। अब गांधी जी जब भारत आते हैं तो इन नई विचारधाराओं के साथ भारत आए हैं, तो निश्चित रूप से ये इस तरीके से जो सत्याग्रह करते, इसका आम जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला था। गांधी जी 1915 में भारत आए। स्वाभाविक रूप से दक्षिण अफ्रीका में जो उनकी सफलता थी, सत्याग्रह की सफलता थी, उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई थी। वे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं रहे। वे भारत पहुंचने के साथ ही भारतीय राजनीति में भारतीयों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, वह तुरंत ही, इसके चलते तुरंत ही भारतीय राजनीति में आना चाहते थे, परंतु उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें रुकने को कहा और कहा कि पहले आप यहाँ की परिस्थिति को समझ लो, जान लो, उसके बाद में फिर आप इसमें प्रवेश करना। और गोपाल कृष्ण गोखले स्वयं गांधी जी के कार्य पद्धति और दक्षिण अफ्रीका की सफलता से परिचित थे। उन्होंने कहा है, गांधी जी में वे सारे गुण हैं जो वीरों और शहीदों में पाए जाते हैं। उनमें लोगों को सम्मोहित करने की अद्भुत प्रतिभा है। वह जनसाधारण को बलिदानी एवं संघर्षशील बनाने की अपूर्व क्षमता रखते हैं। यानी गांधी जी में वो क्वालिटी है, वो क्षमता है जो एक वीर और शहीद में होती है। उनमें, गांधी जी में लोगों को सम्मोहित करने की, यानी अपनी बातों से सम्मोहित करने की अद्भुत क्षमता है। बहुत कम लोगों में ये पाई जाती है। वे जनसाधारण को बलिदानी व संघर्षशील बनाने की अपूर्व क्षमता रखते हैं। मतलब उनके बातों से अगर वो बोलना शुरू करें तो उनके बातों से लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनके बोलने पर वो कुछ भी कर देंगे। ऐसा अभूतपूर्व आकर्षण उनके वचनों में, उनके भाषणों में, उनके बातों में बहुत कम लोगों में ऐसा पाया जाता है और उनमें था, महात्मा गांधी में। इसलिए पूरी जनता, भारत की पूरी जनता, पहले तो दक्षिण अफ्रीका में वो कारनामा उन्होंने किया, उसके बाद जब भारत आया तो भारत में भी वो कारनामा किया और उसका सबसे बड़ा परिणाम है भारत की स्वतंत्रता। भारत की स्वतंत्रता, इससे बड़ा परिणाम तो हो ही नहीं सकता। तो ये सभी चीज़ें उन गांधी जी के अंदर में ये खासियत रही और गांधी जी ने अपने इस राजनीतिक गुरु की बात मानकर उन्होंने वेट एंड वॉच, यानी देखना और समझने की स्थिति को बनाए रखा। उन्होंने देखा, समझा, जानकारी लिया, देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का व्यावहारिक अध्ययन किया, जनसाधारण की भावनाओं, भय, आक्रोश को समझा, क्योंकि गांधी जी के सत्याग्रह का असली शस्त्र तो जनता की आत्मशक्ति ही थी, जिसकी जानकारी उनके लिए आवश्यक थी कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, उनके भीतर क्या चल रहा है। ये सभी चीज़ें गांधी जी को जाननी आवश्यक थी। इसी तरह के विचार पोलक ने व्यक्त करते हुए लिखा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अपने साथ जीवन का विशिष्ट दर्शन तथा ऐसी राजनीतिक पद्धति लाए थे जिसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी थी। यानी अफ्रीका से अपने साथ जीवन का एक ऐसा विशिष्ट दर्शन और ऐसी राजनीतिक पद्धति ले आए थे, यानी एक ऐसा तरीका ले आए थे जिसकी उपयोगिता पहले से सिद्ध हो चुकी थी। यानी अफ्रीका में उन्होंने सिद्ध करके दिखाया था, एक ऐसा फॉर्मूला लेके आए थे कि वो अपने उस फॉर्मूले से किसी को भी अपने सामने झुका सकते थे। अगर आप जायज़ हैं, आप सही हैं, तो वो अपने सामने किसी को भी आप झुका सकते हैं। ऐसा फॉर्मूला वो लेकर आए थे।
इस तरह से स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि गांधी जी नई विचारधाराओं का अनुभव लेकर भारत आए। और निश्चित रूप से, क्योंकि उसके पहले सत्याग्रह किसी ने नहीं सुना था, सत्याग्रह किया किसी ने नहीं था, भूख हड़ताल किसी ने नहीं की थी, इस तरह की चीज़ें उन्होंने पहले लोगों ने नहीं की थी। जो गांधी जी भारत लाए विचारधारा को, इस नई विचारधारा को, और उन्होंने देश को इस विचारधारा को दिया। आज भी लोग उसी गांधी जी की विचारधारा को फॉलो करते हुए, लोग भले किसी भी संगठन के लोग गांधी जी को ना माने, गांधी जी की विचारधारा को ना माने, लेकिन जब आंदोलन की तरफ जाते हैं तो वही गांधी जी की विचारधारा को फॉलो करते हैं। लोग धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, अनशन देते हैं, ये सभी गांधी जी की विचारधारा से सम्मिलित है। ये सभी चीज़ें, अगर सरकार किसी तरह का कोई गलत काम करती है, गलत आदेश पारित करती है, गलत नियम बनाती है, तो सभी लोग, सभी राजनीतिक संगठन जो इनसे सहमत नहीं है, वो उसी पर प्रक्रिया का पालन करते हैं जो गांधी जी ने शुरू की। गांधी जी ने भारत की राजनीतिक दशा और दिशा को बदल दिया अपने इन सत्याग्रहों से। तो गांधी जी का योगदान भारत के लिए कहा जाए तो, कितना भी कहा जाए तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। गांधी जी ने बहुत कुछ दिया है। तो आज हम लोगों ने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों को देखा और नई विचारधारा से प्रेरित गांधी जी की विचारधाराओं को देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।